हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज के जो हमारा विषय है वह है बाल विकास। ठीक है, इसमें मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और जो मैं अधिगम पे स्टार्ट किया हूँ, इसमें एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज के दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे वह अधिगम की प्रभावशाली जो विधियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। आप दोस्तों जो पढ़ना है, इसके जो प्रमुख शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। पहला है करके सीखना। ठीक है, आपका दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना, और आपका जो तीसरा है वह निरीक्षण करके सीखना, और नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना, नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, और नेक्स्ट है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, और नेक्स्ट है समूह अधिगम। इन सब बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अधिगम की जो प्रभावशाली विधियाँ, उसमें कुछ लाइनें दी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि किसी भी नए पाठ या जो नया क्रिया करने के लिए या किसी चीज़ को आप सीखने के लिए विभिन्न विधियों का आप प्रयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख विधियों को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बताया। जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ जो प्रमुख विधियाँ हैं उसके बारे में बताई है, और ये किस लिए सीखने में क्या उपयोगी और प्रभावशाली हैं, इन विधियों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। ठीक है, जो आपको करके सीखना विधि है, इस विधि में क्या करता है, छात्र खुद इस विधि में भाग लेता है, खुद वो करता है। ठीक है, बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं, अगर कोई बच्चा हो, अगर वो किसी भी कार्य को स्वयं करता है तो क्या करता है, वो उस चीज़ को जल्दी सीखता है। ठीक है, जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं, इसमें दोस्तों बताया जाता है कि जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं। मतलब उसका उद्देश्य क्या है, वो खुद ही उसका निर्माण करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उनको करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, उस कार्य को करने की वो छात्र योजना बनाते हैं, क्योंकि वो स्वयं पहले करते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, और उस कार्य को पूरे अंत तक उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। मतलब जी जान लगाते हैं। यदि उसमें वे असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं। अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, बाय द वे वो असफल हो गए, तो वो पता लगाते हैं कि इसमें कहाँ से मुझसे गलती हुई है। तो दोस्तों उस गलतियों क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सुधारने का एक कोशिश मतलब प्रयत्न करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली इसी विधि पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी, वो बाल केंद्रित है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, जो आपको करके सीखने पर जोर देती है। किसी चीनी लेखक का कथन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं। मतलब किसी बात को कोई बच्चा सुनता है या कोई भी व्यक्ति सुनता है, वो भूल जाता है। हम देखते हैं तो याद रखते हैं, लेकिन बट सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, जब हम करते हैं हम समझ जाते हैं। मतलब कि हम खुद से कोई कार्य जब करते हैं उसको अच्छे से समझ जाते हैं, वो आपको अस्थायी रूप से वो ज्ञान हो जाता है आपके मन में। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेकेंड विधि क्या है, अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, इस विधि में के बारे में जो भी इसकी विशेषताएं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जो अनुकरण करके सीखता है बालक, इसकी जो प्रक्रिया है, जब वो बालक 2 से 5 अवस्था में होता है, मतलब वो अनुकरण करके शैशवावस्था से वो सीखना आरंभ कर देता है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, जो विद्यालय में शिक्षक द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है उसी का क्या करते हैं, वो अनुकरण करते हैं और फिर उसी के सारे वो सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। ठीक है, इस विधि में जो छात्र के लिए शिक्षक क्या होता है, वो आदर्श
क्या होता है, स्वरूप होता है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे एक्टिविटी आप वो अध्यापक की देखेगा उसी के अनुसार वो करना चाहेगा। इसलिए दोस्तों इसमें आदर्श स्वरूप एक टीचर को कहा गया है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ट महोदय की अनुसार, ठीक है, या अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत से भी स्पष्ट होता है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक हैगार्ट महोदय हैं उन्होंने क्या बताया कि अनुकरण द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है उन्होंने दिया था, ये स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। जो अधिगम है, जो आपका सीखना है, इसकी जो क्रिया है वह अनुकरण के द्वारा क्या होती है, तो आसान हो जाता है, मतलब सरल हो जाता है सीखना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें थर्ड, निरीक्षण करके सीखना। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और अस्थायी रूप से सीख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि स्पष्ट रूप से कि बच्चे जिस चीज़ के बारे में या जिस वस्तु के बारे में वो क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं और वो अस्थायी रूप से उसके दिमाग में बढ़ जाता है। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं। मतलब कि बालक क्या करता है, जब निरीक्षण करता है उस वस्तु का स्पर्श करता है, छूता है, या उसका क्या करता है, वो प्रयोग करता है, या आपस में उसके बारे में क्या करता है, चर्चा करता है, मतलब डिस्कशन करता है। इस प्रकार वे अपने एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, अपने एक से अधिक जो इंद्रियां हैं उसका जो प्रयोग करता है, जिससे उसको सीखना एकदम आसान हो जाता है। फलस्वरूप उसके जो मन है या मस्तिष्क पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। इसमें दोस्तों साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि ऐसे करने से, ऐसे इस विधि से सीखने से क्या होता है, जब उसका फलस्वरूप उसके मन या मस्तिष्क में उस वस्तु का स्पष्ट चित्र, मतलब चित्र स्थापित हो जाता है, अंकित हो जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाएं उसे वह पूर्ण में ही देख लें। इसमें दोस्तों निरीक्षण पद्धति की जो सफलता है इसके लिए क्या आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जहाँ ले जा रहे हैं उस स्थान को पहले से वो जाएं और उस स्थान को वो देख लें तथा उसके बारे में योजना बना लें। एक टीचर का यह दायित्व है। और देख लेते इसमें, इस विधि से सीखना या सीखने में छात्र की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है। इस विधि से क्या होता है, जो छात्र के अंदर जो सीखने की जिज्ञासा है वह बढ़ जाती है, मतलब जिज्ञासा बनी रहती है, और जो उत्सुक होता है बालक किसी चीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जो आपका सामाजिक अध्ययन है इसमें एक विषय है कौन सा, भूगोल है, और इस भूगोल विषय में इस शिक्षण विधि का प्रयोग करना अवश्य करना चाहिए, जिससे ताकि बालक उसको अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें, ताकि बच्चे उसे सहजता से सीख सकें। और देख लेते हैं नेक्स्ट, परीक्षण करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय टेस्टिंग। चलिए इसको हम लोग अच्छी लाइन से देख लेते हैं, कुछ लाइनें हैं। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करता है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें क्या करता है, छात्र जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप सामग्री का वो परीक्षण करता है तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में उसको कोई महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, मतलब इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि बच्चे किताब में गिनती को जब पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि से उसका क्या होता है, कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, तो उसका अधिगम अस्थायी रूप से हो जाता है। मतलब कि बार बार उस चीज़ को देखता है व्यक्ति या उसका करता है तो वो क्या, वो अधिगम या वो सीखना क्या अस्थायी हो जाता है। और अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस जो विधि की चर्चा हुए थे, इस विधि का दोस्तों किसमें, विज्ञान हुआ, गणित हुआ और सामाजिक अध्ययन हुआ, इन सब विषयों में, और नैतिक आपका शिक्षा हुआ, इन सभी विषयों में इस विधि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसमें बताया जा रहा है कि इस विधि से क्या होता है, बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर, मतलब उनके अंदर आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं बालक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधि द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है।
इस संबंध में कोलसनिक का मत, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सामाजिक विधि के द्वारा सीखना क्या है, सहायक और उपयोगी होता है। इसमें एक मनोशास्त्री हैं कार्लसनिक, ठीक है, इनका क्या करना चलिए देख लेते हैं कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने और देख लेते हैं उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने और उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामूहिक विधि अधिगम का प्रयोग करता है या ये प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों जो महोदय बता रहे हैं कि जो आपका सामूहिक विधि है इसमें क्या करना चाहिए, उसके जो शारीरिक उसे जो शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान देता है और उसके जो मानसिक स्वास्थ्य को क्या उत्तम बनाने का प्रयास करता है और उसके व्यवहार में सुधारने का भी करता है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अगर व्यक्ति सामूहिक रूप से सीखेगा तो उसमें क्या होगा, सामाजिकता का ज्ञान होगा और उसके व्यवहार में भी चेंजिंग होगा। नेक्स्ट, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, चलिए इसमें हम लोग कुछ लाइनें देख लेते हैं। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है। इसमें दोस्तों साफ साफ बातों में स्पष्ट कर रहा है कि जो आपकी सम्मेलन या गोष्ठी विधि है इसमें छात्र छात्राएं जो होती हैं क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं या वाद विवाद किसी भी टॉपिक पर करते हैं एक निश्चित समय में, एक निश्चित उनके पास समय दिया जाता है वो सब करने के लिए। ऐसे प्रकरण में विचार किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं इसमें, जिससे सभी सदस्य क्या करते हैं, रुचि होता है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी या जिसमें भी सदस्य की रुचि होती है उसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है उसके द्वारा क्या होता है, लोगों में सामाजिक व भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना विकसित होती है इस विधि के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि, ठीक है। चलिए हम लोग इसको कुछ लाइनें इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें प्रत्येक छात्र क्या करता है, अपनी जो रुचि है या उसका जो ज्ञान है या उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे सीखना क्या उसके लिए सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उसमें स्पर्धा सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। तो जो आपका सामूहिक रूप से जो कार्य करने में क्या क्या बच्चों को फायदा होता है, उसमें क्या होता है, उनकी स्पर्धा बढ़ जाती है और सहयोग करने की जो होती है सहानुभूति उनके अंदर भी पैदा हो जाती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है। शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है तथा वो बच्चों को समूहों में बांट देता है, ठीक है। बच्चों को कुछ बच्चों को एक समूह में वो बांट देता है। प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने को स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कुछ ABCD करके 4-5 ग्रुप बना देगा, उसमें बांट देगा वो, और हर एक ग्रुप क्या करता है अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए वो स्वतंत्र होता है। यहाँ शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के स्तरानुकूल हो, मतलब कि जो कार्य है वो उस छात्र के स्तरानुकूल, मतलब जिस क्लास के छात्र उसी के अनुकूल वो होना चाहिए तथा वे स्वयं बच्चों को मार्गदर्शन करता रहे। वो अध्यापक क्या करता है, स्वयं बच्चों को मार्गदर्शन करता रहे। प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश भी देनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश है उसको भी एक अध्यापक को देने चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। ये जो आपका विधि है इससे क्या होता है, जो भी ज्ञान उस बच्चों को या उस बालक को अर्जित होता है वो क्या है, अस्थायी रहता है, लंबे समय तक बना रहता है, जो आपका प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि है। यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। जो बालक किसी चीज़ को बार बार रटता है, उसको याद करने की करता है, तो इस जो प्रवृत्ति को इस विधि से वो कम कर देता है। यह विधि क्या है, यह एक बाल केंद्रित विधि है और जो वर्तमान क्या है वह बाल केंद्रित विधि भी है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, मतलब इस बच्चे में क्या जो उत्तरदायित्व है उस भावना का भी विकास होता है। शिक्षक
इसमें एक मत दिया गया है कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। ठीक है, आप चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समूह अधिगम। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो समूह अधिगम है इसमें जो सीखने वाले हैं, जो लर्निंग वाले बच्चे हैं, उसको कई समूह में बांट दिया जाता है। सीखने वालों को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि सीखने वाले को क्या क्या करते हैं, उसके जो साथी होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, उनके साथ खुले मन से वह जिस विषय वस्तु पर चाहे उस पर क्या करता है, वो उसके आधार पर अपना विचार दे सकता है। ठीक है, अपने भाव को स्पष्ट रूप से वो प्रदर्शित कर सकता है। यह एक अवसर का काम करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इस विधि का जो समूह अधिगम है, इसका जो उद्देश्य है, जो छात्र को अपनी जो समस्याएं हैं, समस्याओं को स्वयं निराकरण, स्वयं दूर करने का या दूर करने के प्रोत्साहन करता है या करना, तथा उसे समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना है। एक अवसर के रूप में उसको होता है अपने जो उसके अंदर जो स्वयं की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए। आवश्यकता पड़ने पर इस शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर वो शिक्षक से क्या करते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि जो आपका समूह अधिगम है, इसमें छात्र क्या करते हैं, छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण वह अपनी समस्याओं के जो समाधान के लिए अपने जो विचार है उसको पूर्ण रूप से वो प्रकट कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं इसमें अच्छे शिक्षण के गुण क्या क्या होने चाहिए। पहला है गतिविधियों के निर्माण की क्षमता, मतलब कि जो अच्छे जो शिक्षक हैं वो बच्चों के अंदर क्या होता है, गतिविधियां जो है उसके निर्माण की क्षमता उसके अंदर करनी चाहिए छात्र के अंदर। दूसरा है स्पष्ट निर्देश, जो भी निर्देश हो एक अध्यापक को वो स्पष्ट होना चाहिए छात्रों के लिए। तीसरा कि बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना, किसी कोई भी बच्चा है जो उसकी मानसिक क्षमता क्या है उसको पहचान करना और उसी के अनुसार उसको काम देना या उसके अनुसार उसको पढ़ाना। ठीक है, और नेक्स्ट है निरंतर सीखने वाला। ठीक है, बच्चों को जो आपका अच्छे शिक्षक के जो गुण है वो निरंतर सीखने वाला हो, मतलब वो सिखाता हो बच्चों को। और नेक्स्ट है विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, जो विषय वस्तु को वो प्रस्तुत कर रहा है, जो विषय वस्तु को पढ़ा उसके पास क्या उस विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है झिझक न होना, मतलब कि किसी भी चीज़ में वो झिझक न हो, वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह सके। और नेक्स्ट है पूर्ण ज्ञान से जोड़ना, और जो बच्चों को पढ़ा रहा है ज्ञान दे रहा है उसको क्या करना, पूर्ण ज्ञान से भी उन सबको, उन बच्चों को जो आ रहा है पहले सीखे हैं उनसे वो जोड़ने का कार्य बता रहा है। नेक्स्ट है शिक्षण पूर्ण योजना। ठीक है, एक शिक्षण मतलब कि एक टीचर को पढ़ाने से पहले एक योजना बनाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण पढ़ाने से पहले उसको एक योजना स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है वक्ता के साथ श्रोता होना चाहिए। ठीक है, वह एक वक्ता तो है ही, साथ साथ श्रोता भी है, उसको सुनना भी चाहिए। ठीक है, बच्चों की बातों को। नेक्स्ट है भय मुक्त कक्षा, और कक्षा क्या होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, मतलब बच्चों को टीचर से भय न हो। ठीक है, डर उनके अंदर न हो, वो टीचर को वो कक्षा का जो माहौल है उसको आनंददायक होना बनाना चाहिए। पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। और नेक्स्ट है पक्षपात रहित व्यवहार, मतलब कि किसी भी टीचर को पक्षपात व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब किसी बच्चों को ज़्यादा मानना, किसी को कम मानना या किसी को हीन भावना से देखना, ये सब नहीं होना चाहिए। छात्र एक टीचर को हर एक छात्र एक समान होना चाहिए, कोई पक्षपात जातिवत या किसी भी वत वो नहीं करना चाहिए। एक टीचर का ये सब क्या होते हैं, गुण होते हैं। और कुछ हम लोग देख सकते हैं ध्यान देने योग्य बातें, अधिगम विधियाँ कैसी हों, इसमें दोस्तों देख लेते हैं। किसी भी विषय का शिक्षण बच्चों के ज्ञान एवं अर्जित क्षमताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें बता रहा कि किसी भी विषय का शिक्षण बच्चों के ज्ञान एवं अर्जित क्षमताओं पर निर्भर करता है। सेकेंड, सीखने की विधियाँ। ठीक है, सीखने की विधियाँ में शिक्षण के उद्देश्य, सीखने की विषय वस्तु एवं विकसित की जाने वाली दक्षताओं पर निर्भर करती है। इसमें बता रहा कि जो सीखने की विधियाँ हैं, शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं
या जो सीखने के विषय वस्तु हैं एवं विकसित की जाने वाली दक्षताओं पर क्या करते हो निर्भर करती है। नेक्स्ट है सीखने की विधियां ऐसी हो जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाए। ठीक, इसमें बता रहा कि जो सीखने की विधि कैसी हो वैसी होनी चाहिए जो बच्चों को सीखने में क्या है आत्मनिर्भर प्रदान करे। नेक्स्ट है बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हो। इसमें बता रहा है कि जो अधिगम विद्या कैसी हो जिससे बच्चे क्या स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए क्या वो प्रेरित हो। नेक्स्ट है वे सीखने में आनंद अनुभव करते हैं, मतलब कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज सीखने के लिए या सीखते हुए उसको क्या आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट है सॉरी दोस्तों, उसमें आपस में सहयोग की भावना विकसित हो। ठीक है, उस बच्चों के अंदर आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की क्या होना वो भावना उस बालक के अंदर विकसित होना चाहिए। अब देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, अधिगम विधियां क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। इसमें बता रहा कि जो अधिगम विधियां है यह क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे शिक्षक जब अपने शिक्षण को छात्रों के स्तरानुसार रुचिकर हो गया बोधगम्य गया तार्किक एवं सरलतम बनाता है तभी वह अपने कक्षा शिक्षण में सफल होता है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि एक टीचर को क्या होना चाहिए, एक टीचर शिक्षण को छात्रों के अनुसार उसके स्तरानुकूल प्रस्तुत करना चाहिए कि जिससे वो बच्चों के लिए क्या रुचिकर साबित हो, बोधगम्य हो और जो तार्किक क्षमता का हो उसमें होना चाहिए और क्या वो सरल होना चाहिए। ठीक है, तभी वह टीचर अपनी कक्षा के शिक्षण में क्या होगा एक सफल होगा। इसलिए शिक्षण या कोई भी डीएलएड प्रशिक्षु हो उसके लिए अधिगम की प्रभावशाली विधियों का विधियों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षण की प्रभावशाली विधियां हैं कौन कौन से। पहला करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निश्चय करके सीखना, परीक्षा करके सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी या प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं लास्ट पॉइंट है अधिगम क्रिया में सभी विधि का अपना अपना एक अलग होता है। जो अधिगम क्रिया है जो बहुत सारी विधियां थी, मैंने 8 से 10 जो विधि आपको बताया इन सबका महत्व है एक अलग अलग, हर जगह पे एक सबका एक महत्व है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।